हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज में टॉपिक रहेगा मेजर कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, प्रमुख आयोग और संवैधानिक संस्थाएं। तो आज की क्लास में हम इनसे संबंधित पीवाईक्यूज करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ द इज टू रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट एज टू मेजर्स नीडेड टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट to supplement the resources of the municipalities in the state on the basis of recommendation made by the finance commission of the state। कि किसका ये कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि राज्य के संकलित कोष या कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के लिए और राज्य के नगरपालिका संसाधनों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है। तो ये कार्य होता है वित्त आयोग का। कौन करता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को ये सिफारिश करता है कि राज्य का कंसोलिडेटेड फंड कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, और जो राज्य की नगर पालिकाएं हैं उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी जो उपाय हैं उनकी सिफारिश वित्त आयोग करता है राष्ट्रपति को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस ए कमीशन हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड सरकारिया कमीशन इन द ईयर। केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसका नाम था सरकारिया आयोग। यह आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? केंद्र और राज्य संबंधों पर एक आयोग गठित किया भारत सरकार ने और उसका नाम क्या था? सरकारिया आयोग। तो ये कब गठित हुआ था? ये गठित हुआ था 1983 में। कब हुआ? 1983 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 315 संबंधित है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से। यूपीएससी और स्टेट पीएससी से संबंधित है आर्टिकल 315। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना, आर्टिकल 315, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन इंडिया is are governed by the provisions of section 29A of the representation of the people act 1951, कि भारत में को 1951 के प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। तो ये किसको किया जाता है? ये है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके प्रावधानों के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1951 के धारा 29A। इसमें क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों का पंजीकरण। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे राजनीतिक दल हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा नियम होगा? तो वो नियम होता है प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1951 और उसकी धारा 29A। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन 1993 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established an institution, the NHRC, to monitor the violation of human rights. What is the full form of NHRC? 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों का उल्लंघन मॉनिटर करने के लिए एक संस्था NHRC स्थापित की। तो NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर, कि भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। कि संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के स्थापना को डिफाइन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज स्टेब्लिश्ड इन, पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1951, 22 नवंबर 1951 को। तो पहला वित्त आयोग कब हो जाएगा? 22 नवंबर 1951, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है,
द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड 22 नवंबर 1951 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। पहला वित्त आयोग राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 22 नवंबर 1951 को किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो ये तो हम देख चुके हैं कि पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को स्थापित हुआ था और ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता या पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे पहले वित्त आयोग के, वो थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी, ऑप्शन बी। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। और ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था पहला वित्त आयोग, और 22 नवंबर 1951 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, एन.के. सिंह बिकेम द चेयरमैन ऑफ विच फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे? तो एन.के. सिंह बने थे 15वें वित्त आयोग के, और प्रत्येक 5 साल में नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। और एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। कि भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण कौन सा है? संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका या तो संविधान में उल्लेख किया गया हो, या तो क्या हो? संविधान में उल्लेख किया गया हो, या संविधान में उल्लेखित किसी अनुच्छेद के तहत उनका गठन किया गया हो। तो वो कौन से होंगे? संवैधानिक निकाय होंगे, कि उनका जो है संविधान में कहीं ना कहीं उनमें वर्णन होना चाहिए, तो वो हो जाएंगे हमारे संवैधानिक निकाय। अब इसमें हम देखें तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, तो इसमें तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारत निर्वाचन आयोग। तो इन दोनों में, जैसे पहले ऑप्शन में भी दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये 1993 में सरकार के द्वारा नियम पारित करके बनाया गया था। ऑप्शन बी में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो ये वाला ग्रुप भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग। बिल्कुल इसका संविधान में उल्लेख है, तो ये संवैधानिक निकाय है। भारत के अटॉर्नी जनरल, इनका भी संविधान में उल्लेख है, और संघ लोक सेवा आयोग का भी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो 3 आयोग दे रखे हैं वो तीनों संवैधानिक निकाय हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के अटॉर्नी जनरल और संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? पहले ऑप्शन की बात करें, पहला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये तो संवैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और किसको रिप्लेस किया था इसने? योजना आयोग को या प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। और ये एक कार्यकारी निकाय है, इसको संसद ने कानून बना के इसको बनाया है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं होता है नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर इन द ओबीसी कैटेगरी which submitted its report in 1993 and was accepted। किस समिति को ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया? तो ये थी रामनंदन समिति। कौन सी थी? रामनंदन समिति। इसको 1992 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में, और इसको स्वीकार कर लिया गया था। और ये इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य एक समिति थी ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? रामनंदन समिति। रामनंदन समिति को क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था ओबीसी कैटेगरी में, और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और क्रीमी लेयर शब्द की बात है, क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले सत्यनाथन कमीशन था 1971 में। कौन सा था? सत्यनाथन कमीशन
1971। इसने सबसे पहले क्रीमी लेयर की अवधारणा दी थी और इसको क्रीमी लेयर की पहचान करके इसको स्वीकृत किसने किया? रामनंदन समिति ने। अगला प्रश्न है, सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन 1983 टू, कि सरकारिया आयोग 1983 में किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? तो सरकारिया आयोग किस लिए स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग स्थापित किया गया था राज्य और केंद्र सरकारों के बीच, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो संबंध है उनके मध्य शक्ति और संतुलन की जांच करना, उनका कि राज्य और केंद्र के सरकारों के बीच के संबंध से संबंधित आयोग था सरकारी आयोग, कि उनके संबंध कैसे और बेहतर किए जा सकते हैं, उनमें और क्या जो है सुझाव हो सकते हैं, उसके लिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था और इसके हेड थे रंजीत सिंह सरकारिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया। और इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करने और बदलाव सुझाने के लिए इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इन इंडिया इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो कर सुधारों के लिए समिति का गठन किया गया था राजा चिल्लैया समिति। इसका गठन किया गया था 1991 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा चिल्लैया समिति टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी, कर सुधारों से संबंधित थी और 1991 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? देखते, पहला ऑप्शन है राजा मन्नार समिति, तो इसका गठन भी केंद्र राज्य संबंधों के में बदलाव या उनके सुझाव के लिए ही किया गया था। दूसरा है सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग तो हमने भी देखा है कि वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। तीसरा है पुंछी आयोग, कौन सा है? पुंछी आयोग, तो पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों से संबंधित था। चौथा है कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग किससे संबंधित था? कोठारी आयोग था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964 के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि यह शिक्षा से संबंधित था। कोठारी आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। और इसको कब गठित किया गया था? 1964 में, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था। बाकी जो तीन है, राजा मन्नार, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। चौथा है कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग इनसे संबंधित नहीं था, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये तो संवैधानिक निकाय है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। तीसरा है केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है, विच कमेटी वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 1944 बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस टू एग्जामाइन the communal questions in a judicial framework following the breakdown of the Gandhi Jinnah talks on communal problem। नवंबर 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के विफल होने के बाद सांप्रदायिक प्रश्न की न्यायिक ढांचे में जांच करने के लिए गैर पार्टी सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसके लिए संयुक्त समिति, जब गांधी जिन्ना वार्ता विफल हो गई थी तो सांप्रदायिक प्रश्न थे उनको न्यायिक ढांचा यानी कि उनको जुडिशियल फ्रेमवर्क उनको देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी बनाई गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1945 में। कब दी थी? 1945। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित किया गया था?
तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था 1953 में। कब किया गया? 1953 में। और ये फैजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो इसके 3 सदस्य थे। पहले सदस्य कौन हो गए? फैजल अली, जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे थे के एम पणिकर कुंजरू। तीसरे थे के एम पणिकर। ये 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो ये सदस्य भी याद रखने हैं। कौन कौन थे? फैजल अली, जो कि अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। और इसका गठन हुआ था 1953 में। और इसी के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 यूटी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी? कि धर आयोग और जेवीपी समिति का उद्देश्य क्या था? तो धर आयोग और जेवीपी समिति का उद्देश्य था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए धर आयोग और जेवीपी समिति गठित की गई थी। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर देखना। ठीक है। और इसकी हम बात करें तो जेवीपी कमेटी 1948 में स्थापित की गई थी। 1948 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ये धर आयोग और जेवीपी समिति किससे संबंधित है? कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित। अगला प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट मेल मेंबर ऑफ द इंडियन वुमेन्स कमीशन? भारत के महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य कौन बने? तो ये बने थे आलोक रावत। कौन बने? आलोक रावत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1953? 1953 में पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1953 में सबसे पहले तो एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल रही है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित हुआ? 1953 में। ठीक है। अब इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था काका कालेकर को। किसको? काका कालेकर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द रेडक्लिफ कमीशन वाज अपॉइंटेड? रेडक्लिफ आयोग को किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था? तो रेडक्लिफ आयोग को नियुक्त किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए। किसके लिए? सीमा तय करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन सी। इसके बाद हमारे जो मेजर टॉपिक थे पॉलिटी के, उनसे संबंधित क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो किसी टॉपिक के अंदर नहीं आते, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से पॉलिटी से संबंधित है। तो वो हम आगे की 2 क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 100-120 क्वेश्चन है। तो वो हम आगे 2 क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे अभी। उसके साथ ही हमारी जो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन बनता है, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 2022 में। तो ये एक तरह से उस समय करंट का क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई? तो ये 2012 में जारी की गई थी। और इसमें 11 गेम्स को इस कैटेगरी में रखा गया था। कितने खेल रखे गए थे? 11 खेल जो हैं वो राष्ट्रीय वायु खेल की कैटेगरी में रखे गए थे। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट was the first to be carved out on the basis of language in the year 1956? किस भारतीय राज्य को 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था? 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर बनने वाला। और आंध्रा की लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। ठीक है। नेक्स्ट है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन वाज established in the year under the Consumer Protection Act of 1986? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किस वर्ष स्थापित किया
गया था। तो इसको स्थापित किया गया था 1988 में और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल। ठीक। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का गठन कब हुआ? 1988 में। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंगेस्ट यूथ इज ए नॉन पॉलिटिकल नेशन वाइड वॉलंटरी मूवमेंट फाउंडेड इन। भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को युवाओं में बढ़ावा देने के लिए समाज एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्वैच्छिक आंदोलन है, जिसे किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1977 में और इसको स्थापित किया था किरण सेठ। किसने किया था? किरण सेठ के द्वारा ये जो है शुरू किया गया था मूवमेंट 1977 में। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। 1925 में केंद्रीय विधायी सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे केंद्रीय विधायी सभा के विठल भाई पटेल। कौन बने थे? विठल भाई पटेल 1925 में। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द पोक्सो एक्ट। पोक्सो अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो पोक्सो अधिनियम का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, बच्चों से यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम। और ये कब पास हुआ था? ये 2012 में पारित हुआ था पोक्सो एक्ट। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अगला प्रश्न है इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पास्ड। पोक्सो अधिनियम कब पारित हुआ? तो पोक्सो अधिनियम कब पारित हुआ था? 2012 में। नेक्स्ट है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अपराधी प्रक्रिया पहचान विधेयक भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2022 में। कब हुआ? 2022 में अपराधी प्रक्रिया पहचान विधेयक। अगला प्रश्न है एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022 मिशन वात्सल्य इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स will execute a 24/7 helpline service for children as defined under जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये एक्ट जो कब पारित हुआ ये हमें बताना है कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2022 में अधिसूचित मिशन वात्सल्य राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में बच्चों के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा लागू करेगा, जैसा कि बाल न्याय अधिनियम के तहत परिभाषित है। तो बाल न्याय अधिनियम किस वर्ष जो पारित हुआ था? ये हुआ था 2015 में। कब हुआ? 2015 में। और मिशन वात्सल्य कब शुरू हुआ है? 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी लिस्ट। कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के अनुसार किया है? तो कितनी सूचियां हैं? 3। केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें हो जाएगा 3 सूची के अनुसार। अगला प्रश्न है तो लोकसभा पास द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल इन। लोकसभा ने पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक कब पारित किया? तो ये पारित किया इन्होंने जुलाई 2022 में। और इन्होंने किस नियम में संशोधन किया है? इन्होंने संशोधन किया है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में। जो पुराना एक्ट था फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 1984 में संशोधन करके इन्होंने पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक पारित किया जुलाई 2022 में। अगला प्रश्न है ऑन विच नेशनल फेस्टिवल इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस राष्ट्रीय त्योहार पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली स्थित लाल किले में फहराया जाता है? तो यह फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन। कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस को। नेक्स्ट ऑन विच डे इज अ मेजर नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। किस दिन भारत के संविधान को लागू करने की याद में
एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है जिसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित किया है? तो ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या होता है? हमारा गणतंत्र दिवस होता है। इस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है सेक्शन 212 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डिफाइंस ए चाइल्ड एज ए पर्सन हु हैड नॉट कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एज। कि बाल न्याय, देखभाल और बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2015 की धारा 212 के अनुसार एक बच्चे की परिभाषा क्या है? ये जो नियम है उसकी धारा 212 में बच्चे या हम बच्चा किसको कहेंगे? चाइल्ड। तो उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि वह व्यक्ति जो कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका हो, तो वो होता है 18। यदि 18 वर्ष से आयु से कम की आयु का कोई बच्चा है तो उसको हम बच्चा कहेंगे। जैसे 18 साल का वो हो जाएगा उसके बाद वो किस श्रेणी में आएगा? वयस्क की श्रेणी में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स बेस्ट डिफाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देश में एक से अधिक सरकारों के स्तर के अस्तित्व को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि कोई भी देश है उसमें एक से अधिक सरकारों के स्तर हैं, तो उसको सबसे अच्छे तरीके से कौन सा वर्ड डिफाइन करेगा? तो उसको डिफाइन करता है संघवाद, फेडरलिज्म, कि सिर्फ एक ही सरकार के पास जो है पूरी शक्तियां केंद्रीकृत नहीं है। जैसे कि हमारे केंद्र में अलग सरकार होती है, उसके बाद सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, तो सबके पास जो है वो शक्ति का विभाजन रहता है। तो इसको हम किससे परिभाषित करेंगे? संघवाद से, फेडरलिज्म से। अगला प्रश्न है आर्टिकल 279A इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान की धारा 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो 279A संबंधित है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से, ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन म्यूजियम एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम अस्तित्व में आया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम अस्तित्व में आया था 1910 में। कब आया था? 1910, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।